कि आज का जो हमारा सेशन था, आज का जो हमारा क्लास है, यह हमारा थानेश्वर का जो वर्धन वंश है इसके ऊपर जो है वो आधारित है। यानी कि थानेश्वर के वर्धन वंश के ऊपर आज का जो हमारा क्लास था वो आधारित था और हमने इसके ऊपर जो है वो चर्चा करी। आपको बता दूं कि जो थानेश्वर का हमें वर्धन वंश देखने को मिलता है, इसको जो है वो कई जगहों पर जो है साहित्यिक स्रोतों में कई जगहों पे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। यानी कि आप इसको पुष्यभूति वंश भी कह सकते हैं, पुष्यभूति वंश भी इसको कह सकते हैं। आपको बता दूं कि यह जो कह सकते हैं कि थानेश्वर का जो था राज्य, यह हरियाणा में स्थित था। यानी कि आप देखें जो हरियाणा में देखने को मिलता है, आज आधुनिक हरियाणा देखते हैं, वहाँ पे एक थानेश्वर नामक जगह हमें देखने को मिलता है। वहाँ पे जो है वो उसकी राजधानी थी और यह हरियाणा में जो है वो फैला हुआ राज्य था। उसके बाद आपको बता दूं कि हेमसांग ने ऐसा वर्णन कहा है, ऐसा वर्णन दिया है अपनी पुस्तकों में। हेमसांग ने अपनी पुस्तक में ऐसा वर्णन दिया है कि जो इस वंश के शासक थे, यानी कि जो थानेश्वर के शासक थे, वह फीसे थे। फीसे का मतलब होता है वैश्य। यानी कि आप देखेंगे फीसे का जो हमें मतलब देखने को मिलता है वो होता है वैश्य। इन्होंने चीनी भाषा में इनको फीसे कहा है और इनका जो मतलब होता है वैश्य। यानी इन्होंने बताया है यह जो थे वो वैश्य जाति के थे, वैश्य जाति से जो है वो संबंधित यह वंश के शासक थे। एक बात और आपको बता दूं कि अगर हम साहित्यिक स्रोत के आधार पर देखें, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के आधार पर देखें, तो इस वंश का जो हमें प्रथम शासक देखने को मिलता है वह हमें नरवर्धन देखने को मिलता है। जो नरवर्धन है, नरवर्धन जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं, तो वो इस वंश के हमें प्रथम शासक के रूप में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एक बात और आपको बता दूं कि इस वंश को समझने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत जो है वो हमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हुए देखने को मिल जाते हैं। यानी कि ये हमें ऐसा वंश देखने को मिलता है जिसके बारे में अभिलेखीय साक्ष्य भी देखने को मिल जाते हैं और जो साहित्यिक साक्ष्य है वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। और कह सकते हैं कि जो चीनी यात्री हैं, यानी कि आप देखेंगे जो चीनी यात्री हैं जैसे कि हेंगसांग होंगे, मातवा लीन होंगे, तो यह इनके दरबार में आते हैं और इनके बारे में ऐसा वर्णन जो है वो अपनी पुस्तक में जो है वो करते हैं। इनके पुस्तकों से भी हमें इनके बारे में जो है वो महत्वपूर्ण बातें जो है वो पता चल जाती है। आपको बता दूं कि साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो बाण भट्ट की एक रचना हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है हर्षचरित। यानी कि आपको इस किताब का जो है कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए, जो कि आपको एशियन हिस्ट्री में काफी मदद करती हैं। तो मैं एक दिन आपको सारी किताबों के जो नाम है या कह सकते हैं कि किसने लिखी है, कौन सी किताबें हैं, तो आपको एक बार मैं उसका जो है नाम आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अपनी किसी नेक्स्ट क्लास में एक सेशन रख के आपको उसके बारे में जो है वो बता दूंगा। तो आप देखेंगे कि जो हर्षचरित्र है इसमें जो है बाण भट्ट का हर्षचरित्र है, इसमें ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है। एक बात और आपको बता दो, ये जो बाण भट्ट की हर्षचरित्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर्ष की अपनी बहन राजश्री को ढूंढने और उनके पाने तक का जो है यानी कि यह हमें जो प्रारंभ होता है इस कह सकते हैं कि बाण भट्ट के हर्षचरित्र का, यानी कि हर्षचरित्र का जो हमें प्रारंभ देखने को मिलता है वो इनकी बहन जो राजश्री है उनकी खोज और उनको पा जाने के बाद जो है यह पुस्तक जो है वो समाप्त हो जाती है। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। एक हमें हर्षचरित्र देखने को मिलता है और एक हमें बौद्ध धर्म का महायान, यानी कि आप देखेंगे बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय है इसकी एक हमें पुस्तक देखने को मिलती है जिसका नाम है आर्य मंजूश्री मूलकंप। यानी कि आप देखें आर्य मंजूश्री जो है मूलकंप, यह हमें एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो है वो पुस्तक देखने को मिलती है जो कि वर्धन वंश के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में वो हमें अवगत कराती है। तो फिर ये तो रही बात, हमने इसके स्रोत के बारे में बता दिया। अब आपको एक बात और आपको बता दूं कि आर्य मूल मंजूश्री में जो हमें आर्य मंजूश्री मूलकंप में हमें जो हर्ष है इनका जो हमें उच्चारण देखने को मिलता है, इनके शब्दों का, इनके नाम का जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वह सिर्फ ह शब्द से हुई है। यानी कि आप देखेंगे कि इसमें हमें पूर्णतः ह शब्द का जो है वो प्रयोग देखने को मिलता है। हर्ष के लिए सिर्फ ह शब्द का जो है वो प्रयोग इसमें किया गया है। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। तो ये तो बात रही हमने इसके प्रारंभिक बातें, जो इनके बारे में वर्णन के बारे में हमने बात करी, वर्णन किस प्रकार से वर्णन, क्या क्या इनके महत्वपूर्ण बातें थी उसके ऊपर हमने चर्चा करी। अब हम आगे थोड़ी सी, अब हम इस वंश के जो प्रथम शासक हैं और उनके बाद जो है वो श्रृंखला चली जाती है, हम उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी चर्चा अपने कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रभाकर वर्धन है, इनकी जो हमें इस वंश के हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है कि इस वंश के हमें साहित्यिक स्रोत में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि इस वंश के जो हमें प्रथम शासक देखने को मिलते हैं वो नरवर्मन जो है वह देखने को मिलते हैं। यानी कि नरवर्मन जो थे इस वंश के हमें प्रथम शासक मिले हैं। लेकिन जहां से हमें साहित्यिक स्रोत या कह सकते हैं बातें जो है उनके बारे में पता चलती है, उसमें हमें सबसे पहले प्रभाकर वर्धन देखने को मिल जाते हैं। यानी कि प्रभाकर वर्धन है वो हमें पहले शासक देखने को मिल जाते हैं। हम इनके ऊपर जो है वो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो प्रभाकर वर्धन है इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिलती है यह है सिंधु राज की और गुर्जर प्रजागार। यानी कि आप देखेंगे कि जो सिंधु राज, जब इन्होंने सिंधु पर विजय जब प्राप्त की थी तब इन्होंने यह उपाधि धारण की थी और गुर्जर प्रजार का, यानी कि गुर्जरों को जब इन्होंने पराजित किया था तब इन्होंने ऐसा इस चीज की जो है वो उपाधि धरी थी। उसके बाद आपको बता दूं कि राजाधिराज की यह उपाधि धारण करने वाला हमें प्रथम वर्धन वंश का जो है वो शासक देखने को मिल जाता है। इसने यह पहला ऐसा शासक इस वंश का था जिसने की राजाधिराज की जो है वो उपाधि धारण करी थी। उसके बाद आपको बता दूं कि यह जो था प्रतापशील, यानी कि आप देखेंगे प्रतापशील जो है इसकी उपाधि है, इस नाम से यह दूर दूर तक जो है वो फेमस था। यानी कि आप देखेंगे ये अपने राज्य में तो इस नाम से फेमस था ही, लेकिन अगल बगल पड़ोस में और उस समय के जितने भी समकालीन जो राज्य थे उसमें भी यह इस नाम से जो है वह विख्यात था। आपको बता दें इसके दरबार में हमें दो ऐसे कह सकते हैं कि रचनाकार देखने को मिल जाते हैं, इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। दो रचनाकार देखने को मिलते हैं। पहले जो रचनाकार हमें देखने को कह सकते हैं कि राजवैद्य जो है इनके दरबार में रहते थे, सॉरी माफ कीजिएगा, इनके दरबार में हमें दो ऐसे दरबारी देखने को मिलते हैं जिनका वर्णन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें इनके दरबार में रसायन और सुसेन नामक राजवैद्य जो थे वो निवास करते थे, जो कि इनके राज्य की राजवैद्य के रूप में जो है वो कार्य करते थे। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके बाद जो है इनकी जब है मृत्यु हो जाती है, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आप देखेंगे
इनकी मृत्यु के बाद जो है इनकी पत्नी जो है, इनकी पत्नी का जो हमें नाम देखने को मिलता है यशोमती। यशोमती जो है वो सती हो जाती है और उसके बाद उनकी जो है वो हत्या, इनकी इनकी मृत्यु के बाद यशोमती जो इनकी पत्नी थी वो सती प्रथा के कारण सती प्रथा के चलते जो है वो अपनी प्राणों की जो है त्याग देते हैं। लेकिन उसके बाद आपको बता दूं इनके इनके जो आगे के जो इनके पुत्र थे उत्तराधिकारी थे उनके बारे में हमें ऐसे 4 नामों का जो है वर्णन देखने को मिलता है। तो जो पहले हैं उनका नाम देखने को मिलता है राजवर्धन, उसके बाद हमारे हर्षवर्धन, उसके बाद जो हमारे कृष्ण है, कृष्ण के बाद जो है वो राजश्री यानी कि राजकुमारी राजश्री जो है उनका वर्णन हमें देखने को मिल जाती है, वह इनकी संतान के रूप में जो है वो थी। हम देखेंगे कि जो राजश्री है इनका जो विवाह हमें देखने को मिलता है वो मैत्री वंश के शासक जो हमें देव कह सकते हैं कि ग्रहवर्मा है, मैत्री वंश के शासक जो ग्रहवर्मा थे वह इनके साथ जो है वो राजश्री का जो है वो विवाह हुआ था। लेकिन आपको बता दूं कि ग्रहवर्मा की जो मृत्यु है, ग्रहवर्मा की जो हत्या है वो देवगुप्त नामक एक शासक ने इनके ऊपर आक्रमण करके कर दिया और जो राजश्री थी इनको जो है वह कह सकते हैं कि जो कनौज में इनको एक कारागार में जो है वो कैद कर दिया। उसके बाद आपको बता दूं इधर प्रभाकर वर्धन यानी कि आप देखेंगे कि जो प्रभाकर वर्धन के जो पुत्र थे, प्रभाकर वर्धन के जो पुत्र थे उनके पश्चात जो है थानेश्वर के शासक जो बनते हैं तो वह थे राजवर्धन। राजवर्धन शासक बनते हैं तो इनको जब ये बात पता चलती है उनके उनकी जो बहन है उनके कह सकते हैं उनकी जीजा को उनके जीजा को किसी ने मार दिया है और उनकी बहन को कारागार गृह में कैद कर दिया है। तो ये अपनी सेना लेकर जाते हैं तो देवगुप्त को यानी कि जो जिसने इनके भाई को मारा था उनको जो है यह मार देते हैं। मारने के बाद जो है वो अपना सिविल लगा करके जो है वहाँ पे रह रहे होते हैं। लेकिन उसी समय जो देवगुप्त का एक मित्र हमें देखने को मिलता है वो बंगाल का गौड़ शासक देखने को मिलता है जिसका नाम हमें सासांग देखने को मिलता है। तो सासांग ने जो है वो इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और इनको जो राजवर्धन द्वितीय थे इनको मार दिया। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो कहते हैं राजश्री है ऐसा कहा जाता है कि बिंद के जंगलों में किसी तरह से कारागृह से निकल करके किसी ने इनकी मदद की थी और यह कारागृह से निकल के जंगलों में यानी कि बिंद के जंगलों में जो है वह चली जाती है। उसके बाद वहां पे जब ये जाती है तो वहीं पे अपना कह सकते हैं कि छिप कर जो है वो जीवन यापन करने लग जाती है। इधर हर्ष जो था, हर्ष के बारे में आप देखेंगे कि प्रभाकर वर्धन के बाद जो है वो हर्ष जो है वो प्रभाकर वर्धन का जो है वो उत्तराधिकारी था। इसने जो है वो थानेश्वर की जो है वो राजधानी को संभाला, राज को संभाला। यानी कि ऐसा कई जगह पे हमें वर्णन देखने को मिलता है। हम आगे की क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हर्ष को थोड़ी सी भी जो है वो रुचि नहीं थी राजकाज में, वह एक शांत जीवन जो है वो बिताना चाहता था। लेकिन उसके भाई जो थे राजवर्धन इनकी मृत्यु के बाद जो है उसको मजबूरन जो है वो इस राज्य को जो है वो संभालना पड़ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे राजवर्धन की जो है वो हत्या हो जाती है। राजवर्धन जो था यह एक परम सौगात की उपाधि धारण करता था, एक सीधा साधा जो है वो शासक था। यह बुद्ध का उपासक था, यानी कि आप देखेंगे कि बुद्ध के उपासक थे तो इसका मतलब थे वो एकदम सीधा साधा जो जीवन था वो जीते थे। तब हर्ष जो है वो शासक बनते हैं और वो सासांग के ऊपर जो है वो आक्रमण करने के लिए अपनी सेना का जो है वो 2 भाग करते हैं, यानी कि अपनी सेना को जो है वो 2 भागों में बांटते हैं। तो एक भाग को जो है वो अपने सेनापति के नेतृत्व में जो है वो सासांग की ओर यानी कि बंगाल की ओर कूच करने के लिए कहते हैं और दूसरे सेना की छोटी सी टुकड़ी को लेकर के यह जो है वो अपनी बहन राजश्री को ढूंढने के लिए विंध्य जंगलों में जाते हैं। तो वहीं पे इनको कोई बुद्ध कह सकते हैं कि बुद्ध भिक्षु जो थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है वो आपकी बहन है। तो ये वहां पर जाते हैं और अपनी बहन को पाते हैं। उसके बाद बहन को पाने के बाद जो है वो अपनी सेना को जहाँ पे उन्होंने सेना को बांटा था वहीं पे जाके अपनी सेना से मिलते हैं और सेना से मिलने के बाद जो है वो थानेश्वर पे कह सकते हैं कि सासांग को जो है वो हराते हैं। सासांग के बारे में मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। सासांग एक कह सकते हैं कि दुराचारी जो था वो हमें शासक देखने को मिलता है। एक दुराचारी शासक था जो कि बौद्ध धर्म के लिए एक कट्टर कहा जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के लिए एक कट्टर कहा जाता है। उसने जो कह सकते हैं कि एक पेड़ था, एक जो हमें पीपल का पेड़ देखने को मिलता है जो बोध गया में स्थित था, उसको उसने उखड़वा करके जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस पेड़ को जो है वो उखाड़ करके उसने नदी में जो है वो बहा दिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है सासांग के बारे में। हम इसके बारे में कल भी अपनी चर्चा में यानी कि आगे की जो क्लास होगी उसमें हम अपनी चर्चा करेंगे। तो हर्ष ने इस प्रकार से सासांग को जो है वो मार दिया। अब हर्ष और इनकी बहन जो राजश्री थी यही शासन काल के लिए शासन की देख रेख के लिए बच जाते हैं। इधर इनकी जो बहन थी वो विधवा हो चुकी थी और इधर इन्होंने अपना एक ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ऐसा प्रण लिया कि आज के बाद जो है वो अपनी कह सकते हैं कि यह अपनी संतान को जो है या अपना उत्तराधिकारी जो है वो नियुक्त नहीं करेंगे। तो हमें इनके बारे में ऐसा वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि हर्ष जो है वो अपनी जो राजधानी थानेश्वर में थी उसको कन्नौज में अपने बहन के राज्य में ला करके जो है वो स्थापित कर देते हैं और यहीं पे जो है वो राजकाज करने लग जाते हैं। तो अब हमने आज की जो क्लास थी हमने इनके बारे में सारी बातें जो थी वो देखी। अब हम जो है आगे की क्लास जो होगी उसमें हम हर्षवर्धन के बारे में जो पूरी बातें हैं वो देखते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ की जो क्लास थी वो काफी बड़ी हो जाती है। अगर मैं उसको भी बताऊंगा वो क्लास काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से हमने आज थानेश्वर के वर्धन वंश के बारे में एक प्रारंभिक बातें जो थी हमने हर्षवर्धन तक का जो है इतिहास देखा। अब हम हर्षवर्धन के बारे में जो कल की क्लास होगी उसमें हम सारी बातें करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड हो तो आप जरूर से जरूर है उसको मुझे बताने का जो है वो प्रयास करें, तो मैं उसका जो है वो निवारण आप सभी के लिए कर सकूंगा। तो चलते हैं, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो जरूर से जरूर शेयर कर लें। चलते हैं, जय हिंद।